तो चलो देखो, एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेम पेपर फोर्थ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाते हैं, कॉलेज में शायद थोड़ा बहुत भी पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे हम सब पांचों पेपर, लेकिन अभी आप देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम कॉम्प्लेक्स, या पेपर लिख सकते हैं पेपर 4। इस यूनिवर्सिटी में पेपर 4 है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर हो सकता है, पर है हर एक यूनिवर्सिटी में पेपर 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे 11th क्लास में, उसी से रिलेटेड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कोई आप जान लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े थे 11th क्लास में, समिश्र संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर ऑफ द टाइप, जैसे मान लो कोई नंबर है a प्लस आयोटा b फॉर्म की, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहाँ a कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z को z से डिनोट करते हैं, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बाई आयोटा b। और यहाँ a कहलाता है रियल पार्ट z का, और b कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग। ठीक है, तो जो नंबर जैसे आप p/q टाइप को जो नंबर होते हैं इसको परिमेय संख्या बोलते थे, रेशनल नंबर। जो a प्लस आयोटा b टाइप की नंबर होती है इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई z। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, हियर a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और b इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। a इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू, ऐसे लिख दे रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये रियल पार्ट है तो ऐसे लिखते हैं, z का रियल पार्ट a। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यहाँ a और b क्या है, कोई रियल नंबर है, a और b क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाई z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, हियर a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z और b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको लिखने का तरीका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। इस प्रकार से इसको लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर फर्स्ट, सेकंड नंबर पॉइंट ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट z इज इक्वल टू z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। then
फॉर्म ऑफ a plus iota b is called standard फॉर्म ऑफ z। a प्लस आयोटा बी फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसमें आप ये बताने की पोजीशन में रहते हो कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 3 + 4 आयोटा, तो आप बता सकते हो कि रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। लेकिन कहीं पे लिखा है 1/3 + 4 आयोटा, तो इसमें आप नहीं बता सकते कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट। इसको पहले क्या करेंगे, 3 - 4 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 - 4 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या होगा, ये 3 - 4 आयोटा हुआ और नीचे फार्मूला लग जाएगा a + b a - b, है ना। तो 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 - 4 आयोटा, तो ये होगा 9 - 4 ये -1, तो 3 - 4 आयोटा ये क्या होगा 9 + 4, ये होगा 3 - 4 आयोटा, तो ये क्या कहलाएगा 13। इसको 3/13 और -4/13, हाँ 16 होगा ना, यहाँ पे 16 आ गया, 4 का स्क्वायर होगा, 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये होगा यहाँ पे क्या लिख दोगे 16 और 16 9 25। इसको क्या लिख सकते हैं 3/25 और -4/25 आयोटा। अब इसमें बताने की स्थिति में आ गए कि रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है, लेकिन यहाँ आप ये नहीं बता सकते थे इसमें कि कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट है। तो जिसमें बताने की स्थिति में आप रहते हो कि कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या a + आयोटा b फॉर्म, a + आयोटा b फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, ठीक है। तो ये लिखोगे फॉर्म ऑफ a + आयोटा b इज कॉल्ड, क्या कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ z, ठीक है। लिख लेते ना, फॉर एग्जाम्पल write the complex number 1/3 + 4 iota in standard form। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे z = 1/3 + 4 आयोटा। तो z = क्या लिखेंगे 1/3 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई किसका करें 3 - 4 आयोटा का, तो क्या होगा 3 - 4 आयोटा अपान 3 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3 - 4 आयोटा अपान 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, तो 3 - 4 आयोटा अपान 9 - 16 × -1, ये क्या होगा 3 - 4 आयोटा अपान 9 + 16, तो 3 - 4 आयोटा अपान 25, तो 3/25 - 4/25 आयोटा, ये आ गया। तो दिस इज या 3/25 - 4/25 आयोटा इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1/3 + 4 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगला पॉइंट है, जैसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो क्या करेंगे लेट z = a + आयोटा b be any कॉम्प्लेक्स नंबर
complex number, then conjugate of z is denoted by mod of z, यानी z का बार, कॉन्जुगेट ऑफ z को z के बार से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज फॉलोज, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे डिफाइंड करते हैं? यदि z बराबर है a प्लस आयोटा b ना, तो z का कॉन्जुगेट जब लिख दोगे तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। संयुग्मी जिसको कहते थे हिंदी में, समिश्र संख्या की संयुग्मी या कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट ये हुआ a माइनस आयोटा b। सिर्फ आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे, ये नहीं कि रियल पार्ट का भी चेंज कर दें, इसका साइन नहीं चेंज करते, सिर्फ आयोटा वाले का करते हैं। ठीक है, और चौथा है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्रमित युग्म, समिश्र संख्या का क्रमित युग्म। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या लिखेंगे? z, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a comma b is called ordered pair of z is equal to a plus iota b। उसको निर्देशांक टाइप का लिख दें तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्रमित युग्म। ठीक है ना, a कामा b, रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट, कामा लगा के लिख दें निर्देशांक टाइप का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ z इज इक्वल टू 3, 4, ऐसे 3, 4। ठीक है, इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या लिखेंगे इसको? लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेटिव ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू होता है 1/z। z 5 का वैसे भी जानते हो गुणन प्रतिलोम, 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5, 6 का 1/6, तो z का क्या होगा? 1/z। स्मॉल z है ये, 1/स्मॉल z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा 1/, कर देंगे, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एक आप लोग पढ़े थे उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो सरफेस बनता है, जो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्लेन। लेकिन यहाँ पे एक रियल एक्सिस आ जाए, एक क्या आ जाए? रियल एक्सिस, और एक क्या आ जाए? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के स्थान पे क्या आ जाए? रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस के स्थान पे क्या आ जाए? इमेजिनरी एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन।
अर्गैंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसमें जब कोई पॉइंट होता है प्लेन में तो ऐसे लिखा रहता है 2,3, 3,4, 7,9 ऐसे लिखा रहता है। इसमें कोई पॉइंट रहेगा तो कैसे रहेगा? a प्लस आयोटा b, 3 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 7 आयोटा ऐसे रहेगा, 9 प्लस 11 आयोटा, इस प्रकार के इसमें नंबर रहेंगे। ठीक है, अर्गैंड प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसे किससे मिलकर बना होता है? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से मिलकर बना होता है। आज सामान्य प्लेन क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना होता है। ये तो प्लेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जान लीजिए। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन और हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं 6वां नंबर पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्लेन, फ्लेक्स प्लेन या अर्गैंड प्लेन। A plane which is form of a plane which is made by real axis and imaginary axis is called अर्गैंड प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? रियल एक्सिस, और ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। तो इसको बोलते हैं अर्गैंड प्लेन। ठीक है, ये आर कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसमें जो कोई पॉइंट होगा वो किस टाइप का होगा? a प्लस आयोटा b टाइप का होगा कोई पॉइंट। इस प्लेन में यदि कोई पॉइंट होगा किस टाइप का होगा? a प्लस आयोटा b टाइप का होगा, जिसका ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा जाएगा? a, b, ऑर्डर्ड पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब नीचे क्या लिख लेना सब। अब मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और पूर्णांक, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मान लो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट P है। जानते हैं जब कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा तो किस टाइप का होगा? a प्लस आयोटा b टाइप का होगा, जिसका ऑर्डर्ड पेयर को हम लिख सकते हैं a, b। अब इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, ओरिजिन से मिला दिए तो O से P तक की जो लेंथ होती है उसको मॉडुलस कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का। ठीक है, यदि हम इसको z कह लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर z का ये क्या कहलाएगा? मॉडुलस। ठीक है, मापांक कहलाएगा, है ना। O से P तक की लंबाई मापांक कहलाएगा। अब OP के द्वारा रियल एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस है ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। अब OP के द्वारा रियल एक्सिस से बनाया गया एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा आर्गुमेंट। क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट, जिसको कोणांक भी कहते हैं ना हिंदी में।
तो यहाँ पे OP रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z का आर्गूमेंट। और पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस या लेंथ है, पॉइंट O से P तक की जो लेंथ होगी वे कहलाएगी मॉडुलस ऑफ Z। इसको डिनोट करते हैं मॉड ऑफ Z से, मॉड ऑफ Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन लिखो विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट P, A प्लस आयोटा B, A कामा B, विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट P इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट P इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। देन लेंथ ऑफ OP is called modulus of Z। it is denoted by mod of Z R, mod of Z से अथवा R से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज फॉलोज, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, इस प्रकार से मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू यदि आपको दिया है ऐसे A प्लस आयोटा B, तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। वैसे भी यहाँ पॉइंट P से यदि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये PM आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका ऑर्डर पेयर A B है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी B। तो PGT से क्या होगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, या कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर होगा PGT से, पाइथागोरस थ्योरम से, PGT से। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये B स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और OP को ही हम R कहे हैं, OP को क्या कहे हैं R। तो R ही मॉडुलस है, R ही मॉडुलस है। तो मॉडुलस का क्या फार्मूला बन गया, मॉडुलस R इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, या डायरेक्ट लिखना आता है ऐसे कि Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आया है वो PGT से ही। If OP makes theta with real axis, if OP makes angle theta with real axis, then theta is called argument of complex number, OP makes angle theta with real axis, then theta is called argument of complex number, argument of complex number। ठीक है, इस प्रकार से आर्गूमेंट आप निकाल सकते हो। तो इन राइट ट्रायंगल OMT, इन फॉर आर्गूमेंट इन राइट ट्रायंगल
OMP, तो क्या निकालना है आपको? थीटा निकालना है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान क्या लिख दोगे? बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? PM न है, PM अपान बेस क्या है? OM, और PM क्या है? B, ये A। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? B अपान A। तो थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स B अपान A। तो यहाँ फिर आ गया, इसी को कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपान A, आर्गूमेंट ऑफ Z। आर्गूमेंट ऑफ Z का पूर्णांक को दर्शा लेते हैं ARG और ब्रैकेट के अंदर Z, आर्गूमेंट ऑफ Z। आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपान A। एट नंबर पॉइंट है, नोट ये है कि यहाँ पे आर्गूमेंट की जो वैल्यू होती है ये होती है -पाई इज लेस देन आर इक्वल थीटा इज लेस, हाँ आर्गूमेंट फॉर आर्गूमेंट इन राइट ट्रायंगल RIGST, राइट समकोण त्रिभुज OMP में, राइट ट्रायंगल RIGST, राइट माने समकोण, ट्रायंगल OMP RIGHT उसको पढ़ोगे है ना, OMP। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर PM है और बेस OM है, तो B अपान A। तो tan थीटा इज इक्वल टू B अपान A, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपान A। इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू फार्मूला बन गया, थीटा लिखो चाहे आर्गूमेंट ऑफ Z लिखो एक ही बात है, पूर्णांक Z का पूर्णांक है, थीटा बराबर tan इनवर्स B अपान A, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्गूमेंट ऑफ Z थीटा है, आर्गूमेंट ऑफ जो Z है उसकी वैल्यू -पाई और पाई के बीच होती है, -पाई हो सकती है, पाई नहीं। ये तो यहाँ पे एक नोट है, इसको जानते रहना। अब यहाँ पे देखो थीटा की जो वैल्यू इसके बीच होती है, अब क्या लिखोगे? एक क्वेश्चन नंबर, फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। अब इसका आपको क्या कहता है कि मॉडुलस निकालो और आर्गूमेंट निकालो, ठीक है। तो मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B गेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट यहाँ A है, यहाँ रियल पार्ट √3 है, तो A इज इक्वल टू √3। यहाँ देखो आयोटा का कोफिशिएंट B है, इसमें आयोटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा? 1, तो B इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मॉडुलस का क्या फार्मूला आपको बताए हैं? मॉडुलस मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू √A² प्लस B²। तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 + 1। तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 4 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मॉडुलस आ गया इसका। आर्गूमेंट कैसे बताए थे? आर्गूमेंट ऑफ Z, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे? tan इनवर्स B अपान A ना, तो tan इनवर्स लिखो और B की वैल्यू क्या है? 1, और A की वैल्यू क्या है? √3। तो 1 अपान √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 30 की, tan इनवर्स, और यहाँ लिख दोगे tan 30 डिग्री, तो ये आ गया सिर्फ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, तो π/180 कर दो, 36 जा, ये क्या आ गया? π/6, तो
तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, इसका क्या आ गया आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर क्या मिल गया पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है। यदि आपको मॉडुलस मिल जाए आर्गूमेंट, तो मॉडुलस तो उसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म ऐसे लिख देते हैं, पोलर फॉर्म बताते हैं आपको, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट और मॉडुलस फॉर्म को पोलर फॉर्म कहते हैं। लिखे देते हैं देन पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या लिखेंगे, ये आएगा z इज इक्वल टू होता है आर, यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। तो z के स्थान पे क्या लिख दोगे, a प्लस रूट थी प्लस आयोटा, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई है, जिसको मॉड ऑफ z भी कहते हैं, r यही है। यहाँ 2 लिख दिए और cos थीटा के स्थान पे क्या लिख दिए पाई बाई 6, आयोटा ये साइन पाई बाई 6। तो ये क्या कहलाता है पोलर फॉर्म, ठीक है। इसमें मॉडुलस का उपयोग हुआ है आर्गूमेंट का, इसी को बोलते हैं मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म, या इसी को पोलर फॉर्म भी कहते हैं। तो दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ध्रुवीय रूप जिसको वो जानते थे, पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ए और बी दोनों पॉजिटिव थे, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो आप ये पढ़े थे 9th क्लास में कि जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रांट है, ये सेकंड क्वाड्रांट है, ये थर्ड क्वाड्रांट है, ये फोर्थ क्वाड्रांट है, चतुर्थांश जिसको कहते हो, ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट होता है तो किस टाइप का होता है, ए कामा बी टाइप का, इसमें कैसे होगा माइनस ए कामा बी टाइप का, इसमें कैसे होगा माइनस ए और माइनस बी टाइप का होगा, इसमें कैसे होगा ए और माइनस बी टाइप का होगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि आर्डर पेयर निकालोगे तो रूट 3, 1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव तो किस में कंटेन होगा फर्स्ट क्वाड्रांट में, ठीक है। यदि पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रांट में, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रांट में, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रांट में उसका आर्गूमेंट कंटेन होगा। तो यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव थे तो फर्स्ट क्वाड्रांट में कंटेन होगा उसका आर्गूमेंट, ठीक है। तो पाई बाई 6 तो जानते हो कि 30 अंश का कोण बनाने वाली कोई लाइन रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पोलर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। अब टेन नंबर पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं आर, यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, या इसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। आर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म या मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, 3 नाम हैं इसके, चाहे पोलर फॉर्म कहो, चाहे मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म कहो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहो, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अभी तो आपको वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आर्गूमेंट ये बताया गया जब फर्स्ट क्वाड्रांट में कंटेन हो पॉइंट, ठीक है। और जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, फोर्थ क्वाड्रांट में हो तो उसका मॉडुलस आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है।
थीटा की वैल्यू हम माइनस पाई और पाई के बीच लेंगे, थीटा का मान माइनस पाई ले सकते हैं, पाई का मान नहीं। ये सब 11th क्लास में पहले बताया गया रहा होगा। अब देखो मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म हो गया। अब एक तो क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटेन है, तो उसका मॉडुलस आर्गूमेंट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। निम्नलिखित समित संख्याओं का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एंड एक्सप्रेस इट इनटू पोलर फॉर्म। एक्सप्रेस इट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पे चार पॉइंट यहाँ लिखते हैं। इफ पॉइंट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लाइज इन, ऐसे लिख सकते हो, p लिख दो और ब्रैकेट के अंदर z। कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करने वाला कोई पॉइंट p है ना। तो इफ पॉइंट p लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में जब हो पॉइंट p, तो आपको तो जानते हो कि आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होता है थीटा। जो थीटा की वैल्यू आई वही हो जाएगी उसका आर्गूमेंट। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है इफ पॉइंट पी जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, पाई माइनस थीटा, पाई से थीटा कम कर दो, पाई का मतलब 180 से थीटा कम करोगे तो किस में पहुंच जाओगे, सेकंडे में ना पहुंचोगे। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है इफ पॉइंट पी जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, थीटा माइनस पाई, या कि माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट इफ पॉइंट पी जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन LIES लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होगा सिर्फ माइनस थीटा। जानते हो ना कि जब हम प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड माइनस करेंगे तो यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, चतुर्थ ये फर्स्ट, प्लस थीटा है तो फर्स्ट है और माइनस थीटा है तो फोर्थ। ठीक है। तो जब आपको पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कंटेन है तो उसका आर्गूमेंट माइनस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है। ये चारों फार्मूले की पुष्टि हो जाए तो हम 4 क्वेश्चन बताएंगे आपको यहाँ। नंबर फर्स्ट, एक तो पहले बता चुके ना, √3 प्लस आयोटा। ठीक है। नंबर सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं -1 प्लस आयोटा। और नंबर फोर्थ क्या होगा, 1 और -√3 आयोटा। और नंबर फोर्थ
क्या लिख दें, -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। इन सब का क्या निकालेंगे हम, मॉडुलस आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म, मॉडुलस आर्गूमेंट एंड पोलर फॉर्म। तो ये पहला तो बता चुके हैं ना, अब दूसरा बताते हैं। दूसरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो -1 प्लस आयोटा है तो इसको क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख के रोक दो, ठीक है। आप क्या करेंगे, -1 और प्लस आयोटा लिखे रहो, r का अंदर गुणा करो तो r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, रियल पार्ट और इमेजिनरी, वास्तविक और अधिकल्पित भाग, है ना। बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों पक्षों से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया था। r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा कोफिशिएंट यहाँ 1 है, आयोटा कोफिशिएंट r साइन थीटा है, तो r साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इसका नाम इक्वेशन थर्ड। अब आप r का मान निकालना है और थीटा का मान ना, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपको r का मान मिल जाएगा। r ही मॉडुलस है, r ही मॉडुलस है। तो इसका स्क्वायरिंग और एडिंग क्यों करेंगे, ताकि थीटा का विलोपन हो जाए, थीटा का विलोपन, विलोपन को इंग्लिश में एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड का स्क्वायरिंग और एडिंग इसलिए करेंगे ताकि थीटा का एलिमिनेशन हो जाए, तो आपको r की वैल्यू मिल जाए, और r यहाँ मॉडुलस है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, थीटा का एलिमिनेशन करेंगे तो r की वैल्यू आएगी, फिर r का एलिमिनेशन करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी। तो r का एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बटे में जब r आए तो r कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1, तो r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, तो r बराबर √2। तो मॉडुलस आ गया, आपको क्या मिल गया, मॉडुलस। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, या r इज इक्वल टू क्या मिला, √2, या इसी को मॉड ऑफ z भी कहते हैं, इज इक्वल टू √2, मॉडुलस 2 आ गया, √2 आ गया, है ना। अब आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर वे, निकाल लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा का मॉड, tan थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा का मॉड। तो tan थीटा, तो r साइन थीटा r cos थीटा दोनों मिला, आपको पता है, देखो डायरेक्ट तो थीटा का मान तो tan इनवर्स b/5 तभी निकालेंगे जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रहेगा, और सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए ऐसे करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ r साइन थीटा बटे r cos थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू, r साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन -1 का मॉड, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 ही आएगा, 1 हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में उसका पॉजिटिव ही होता है निरपेक्ष मान। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया -1, और जब tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, देखो
यहाँ लिखे देते हैं -1 प्लस आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा, ये हो -1 माइनस आयोटा। ये अब देखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे आती है tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan में किसकी वैल्यू होता है π/45 का ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा π/4, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। अब देखते ये हैं यहाँ कास की वैल्यू माइनस में है और साइन की वैल्यू प्लस में है। कास की वैल्यू क्या है माइनस में, साइन की वैल्यू प्लस में। तो कास की वैल्यू माइनस में किस क्वाड्रांट में होती है, किस चतुर्थांश में कास नेगेटिव होता है, सेकंड में, ठीक है ना। और साइन पॉजिटिव, कास निगेटिव और साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रांट में होता है। इसका मतलब जो पॉइंट जेड है कहाँ कंटेन होगा, सेकंड क्वाड्रांट में। तो सेकंड क्वाड्रांट का रूल क्या बताए हैं आपको, पाई माइनस थीटा आर्गूमेंट जेड बराबर होता है। तो पाई माइनस थीटा का मान निकाल ही चुके हैं, यहाँ से निकाल लेंगे π/4। कहाँ निकाले कि नहीं निकाले, अभी ये आ गया थीटा इज इक्वल टू π/4 आया है ना। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे रख देंगे तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। अब पाई माइनस π/4 क्या होगा, हाँ 3π/4 हो जाएगा आर्गूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा को पाई माइनस थीटा क्यों कर रहे हो आप। यहाँ थीटा की वैल्यू तो आपको मिल चुकी, यदि मान लो फर्स्ट क्वाड्रांट में कंटेन होता तो यही आर्गूमेंट हो गया होता, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड फोर्थ के लिए रूल आगे बताया गया है, जब सेकंड है तो पाई माइनस थीटा, और ये क्या है थर्ड है तो माइनस पाई प्लस थीटा, अब फोर्थ है तो माइनस थीटा। थीटा इसी प्रकार सब में निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, अब थीटा की वैल्यू आ गई, तो सिंस वैल्यू ऑफ कास थीटा इज नेगेटिव और साइन थीटा इज पॉजिटिव, सिंस वैल्यू ऑफ कास थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव, सो point represented by given complex number lies in second quadrant सो आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है π/4, तो 4π माइनस π/4, तो 3π/4 रेडियन, ये हुआ, ठीक है। अब आर्गूमेंट मिल गया और क्या मॉडुलस भी मिल गया ना, मॉडुलस √2 आया है, आर्गूमेंट 3π/4। तो क्या लिखोगे पोलर फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थी, -1 प्लस आयोटा, यही था ना, -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, -1 और प्लस आयोटा। तो क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू क्या लिख दें, ध्रुवीय रूप, मापांक पूर्णांक रूप। तो -1 प्लस आयोटा तो क्या लिखते हैं आर यहाँ पे लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे कास, और यहाँ आर्गूमेंट ऑफ जेड, फिर आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जेड, ऐसे। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड तो निकाल ही चुके हो 3π/4, और आर की वैल्यू निकाल ही चुके हो क्या √2 ना, मॉडुलस जिसको कहते हो आकाश। आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या आया है 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, -1 प्लस आयोटा। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो, जबकि ये क्या है
इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये मॉडुलस है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गूमेंट है। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस आर्गूमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस है और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गूमेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बदल गई किसके फॉर्म में? मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म में। किस फॉर्म बदल गई? मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म में। तो मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म ही क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म। मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म कहो चाहे पोलर फॉर्म कहो। तो इस प्रकार से निकालते हैं। लिख लें? लिखो, कितने बज गए? 3। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर जाओ। लिख लिए? ठीक है, रोज़ आओ तो सब पढ़ा देंगे हम पूरा 5 पेपर।